Good morning, sir. हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, गुड sir. मॉर्निंग। देखिए, मैं लैपटॉप से भी आपको कराऊंगा और थोड़ा सा बोर्ड से भी बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने मोबाइल से भी कनेक्ट हुआ है। और लोग को ज्वाइन हो जाने दीजिए। बोर्ड दिख रहा है सही से? यस सर। स्क्रीन मैंने शेयर किया हुआ है। स्क्रीन दिख रहा है और आपको? यस सर। वीडियो भी दिख रहा है? यस सर। चलिए देखिए, अगर दिक्कत हो रही होगी तो स्क्रीन शेयर को मैं क्या करूंगा, रोक दूंगा। स्टार्ट करें? अभी मैं स्क्रीन शेयरिंग को रोक देता हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ज़्यादा ना हो। अभी सिर्फ मुझे जो समझाना है उतना पार्ट में समझा देता हूँ, उसके बाद फिर से स्क्रीन शेयर करूंगा जब मुझे थ्योरेटिकल पार्ट में आना हो। और लेट लगता है, 2-2 घंटे लग जाता है।
Good morning, sir. Sorry. Good. दिख रहा है? देखिए, हम लोग डिस्कस करने वाले थे टाइप्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। Yes, sir. बोर्ड दिख रहा है ना क्लियरली? Yes, sir. चलिए, अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहला जो मैं पिछले क्लास में आप लोगों से डिस्कस कर रहा था और मुझे दिक्कत हो रही थी समझाने में, वो क्या दिक्कत हो रही थी कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको बता रहा था, मगर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले हमारा क्या था, सिस्टम सीरियल प्रोसेसिंग का काम होता था, और वो सीरियल प्रोसेसिंग को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते थे, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते थे। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि ये आपका क्या है, सीपीयू है, प्रोसेसर, ठीक है, और जो भी काम होगा आपका कहाँ होगा, प्रोसेसर में ही होगा। यहाँ पर आपका कौन होगा, एंड यूजर। एंड यूजर, एंड यूजर किससे इंटरेक्ट करता है, आपका कंप्यूटर Lap- सिस्टम से। Yes, sir. ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कंप्यूटर। और कंप्यूटर के अंदर होते क्या हैं आपके, ये आपका क्या है, रैम। और रैम किससे इंटरेक्ट करता है, आपके प्रोसेसर से। ठीक, अब ये जो प्राइमरी मेमोरी है इसका साइज क्या होता है, 1 GB सपोज कीजिए यहाँ पर है। 1 GB का मतलब क्या हो गया, 1024 MB। ये कंप्यूटर फंडामेंटल में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, Yes, sir. अब यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर जब भी आपका कंप्यूटर ऑन होगा, ठीक, तो ये जो प्राइमरी मेमोरी का जो साइज है 1024 MB, इसका कुछ हिस्सा आपका कौन ले लेता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बात आपको पता है, जब भी आपका बूटिंग प्रोसेस होता है, जब भी आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होता कहाँ पर है, हार्ड डिस्क में, जिसको आप क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब सेकेंडरी मेमोरी से आपका क्या ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है, आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो आपका होता कहाँ पर है, आपके हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। अब जैसे ही कंप्यूटर को आप स्विच ऑन करते हैं, तो ये हार्ड डिस्क से डेटा उठ के कहाँ आता है, रैम पे, और रैम पे आने के बाद कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और बाकी जो आपके अवेलेबल स्पेस होते हैं उसमें क्या लोड होते हैं, यूजर प्रोसेसेज। यूजर प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, जो काम हम परफॉर्म कराना चाहते हैं। जैसे मैं नोटपैड के ऊपर काम कराना चाहता हूँ, या फिर मैं MP3 प्लेयर ओपन करना चाहता हूँ, या फिर मैं कोई VLC प्लेयर ओपन करना चाहता हूँ, या फिर मैं कोई एक्सेल फाइल ओपन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स हैं। ठीक, और इसी वर्क को मैं क्या बोलता हूँ, जॉब भी बोलता हूँ। जॉब वन बोलूं या वर्क वन बोलूं, उसका मतलब क्या है, मुझे नोटपैड के ऊपर काम करना है। अगर मैं जॉब 2 बोलूं या फिर MP3 प्लेयर बोलूं, उसका मतलब क्या हो गया कि मुझे ये काम को परफॉर्म करना है। अब जब ये काम
ये जॉब कब कहलाएगा? जब ये आपका एज इट इज है, जब इसके ऊपर प्रोसेसिंग नहीं हो रही होगी तब ये क्या कहलाता है? जॉब। और जब यही प्रोसेसर के पास एग्जीक्यूट होता है, जब मैं नोटपैड पे क्लिक करता हूं तो नोटपैड क्या होगा? प्रोसेसर के पास आएगा और उसका एग्जीक्यूशन होगा। तो जब ये नोटपैड एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो ये क्या कहलाएगा? प्रोसेस। बात समझ में आ रही है? सर। यस या नो? यस सर। ठीक, तो अब यहाँ पर प्रोसेस का डिफिनीशन क्या था? अब आप देखिए, ए प्रोग्राम, तो ये क्या है? नोटपैड का पूरा प्रोग्राम है। अब मैंने आपको ये भी बताया था प्रोग्राम किसको बोलते हैं? प्रोग्राम किसको बोलते हैं? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच परफॉर्म अ कॉमन टास्क, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। जैसे नोटपैड, तो नोटपैड का क्या होगा? कुछ लॉजिक लिखा हुआ होगा, कोई प्रोग्राम लिखा हुआ होगा, और जब भी हम लोग नोटपैड को ओपन करेंगे तो वो पर्टिकुलर काम, हमारा वर्ड से रिलेटेड फॉर्मेटिंग का काम नोटपैड परफॉर्म करके देता है। अब प्रोसेस का क्या डिफिनेशन है? ए प्रोग्राम विच इज इन एग्जीक्यूशन इज नोन एज प्रोसेस। जैसे ये नोटपैड प्रोग्राम था, जब प्रोसेसर के पास ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेस। ठीक, जब भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो उसका स्टेट क्या होता है? बदलता है। इसलिए मैंने क्या बताया था? इट इज अ पैसिव एंटिटी। जैसे ये नोटपैड अभी आपका प्रोग्राम था और जब ये रन हो रहा है तो इसका स्टेट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जैसे अगर मैं क्लास में एंटर किया, अगर मैं चुपचाप स्टैंड हूँ, चुपचाप खड़ा हूँ, अगर मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया? मैं अभी एक्टिव हुआ हूँ आपका क्लास लेने के लिए, मगर व्हेन आई स्टार्ट डिलीवरिंग माय लेक्चर्स तब मेरा स्टेट क्या हो जाता है? पैसिव स्टेट में बदल जाता है। ठीक, तो ठीक इसी तरीके से जब ये प्रोग्राम प्रोसेसर के पास एग्जीक्यूट होता है तो इसका स्टेट क्या कहलाता है? पैसिव स्टेट। और ये किस नाम से जाना जाता है? प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा था? क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि जब आप टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, जब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, तब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग कॉमन काम का क्या बनाते हैं? एक बैच बनाते हैं। तो कॉमन काम का बैच क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम लोग सीरियल प्रोसेसिंग में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ मूव किए। अब सीरियल प्रोसेसिंग में क्या दिक्कत हो रही थी, इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। अब सीरियल प्रोसेसिंग क्या है? जैसे यहाँ पर जो भी काम होगा तो हमें क्या चाहिए? प्राइमरी मेमोरी चाहिए, रैम चाहिए। ठीक, बिना रैम के, बिना प्रोसेसर के, बिना मेमोरी के हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के अंदर किसी भी काम को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो कंप्यूटर फंडामेंटल में आप लोगों ने पढ़ा होगा आईपीसी, आईपीओ, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। तो उसी तरीके से जब हम लोग कोई भी काम को कराना है तो हम लोग क्या देंगे? इनपुट देंगे कि भाई मुझे नोटपैड को परफॉर्म कराना है। अब अगर नोटपैड को परफॉर्म कराना है, उसके ऊपर काम को परफॉर्म कराना है, तो ये जो बचे हुए स्पेस हैं, ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें आपका क्या होगा? यूजर प्रोसेस। मतलब जो काम मुझे कराना है, मुझे इतने पार्ट में ही कराना है। ठीक, क्योंकि ये पार्ट आपका क्या है? ये जो मेमोरी है, इस मेमोरी में आपका कौन ऑक्युपाई करके जगह बैठा हुआ है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे अगर आप एमजीएम कॉलेज में क्लास करने आते हैं तो कुछ पार्ट क्या हो जाते हैं? एमजीएम कॉलेज को अपने प्रोग्राम को रन कराने के लिए, अपने कार्य को रन कराने के लिए कुछ पार्ट को, कुछ मेमोरी को उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे उनको एडमिशन कराने के लिए एक जगह चाहिए, तो आपका क्या है? काउंसलिंग रूम है। ठीक, उसके बाद टीचिंग सेक्शन को बिठाने के लिए भी एक रूम चाहिए, तो उसके लिए क्या है? फैकल्टी रूम है। ठीक, क्लास चलाने के लिए रूम चाहिए स्टूडेंट्स का। ठीक, तो उसके लिए क्या है? फिर जो अवेलेबल स्पेस होंगे उसमें मैं क्या करूंगा? स्टूडेंट के लिए क्लासेस को क्या करूंगा? डिप्यूट करूंगा। तो अगर एमजीएम कॉलेज अगर आपके बीच में इंटरेक्शन स्टैब्लिश करने का काम कर रहा है तो वो अपने काम के लिए, खुद के लिए भी कुछ वर्ड, कुछ मेमोरी को क्या करेगा? रिजर्व करके रखेगा। तो ठीक इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक इंटरफेस है। ठीक, तो इंटरफेस है तो उसको भी क्या करना होगा? अपने काम को करने के लिए उसको भी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो प्राइमरी मेमोरी का कुछ हिस्सा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने काम के लिए रिजर्व कर लेता है, और बाकी जो स्पेसेज होते हैं उसमें हम लोग बारी बारी से अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं।
तो जब सीरियल प्रोसेसिंग होता था तो वहां पर क्या होता था कि अगर मेरे पास ये 4 काम है, नोटपैड मुझे ओपन करना है, मुझे MP3 प्लेयर चलाना है, मुझे VLC प्लेयर चलाना है, मुझे एक्सेल फाइल ओपन करना है, और भी आपके मल्टीपल काम हो सकते हैं, जैसे ब्राउजर को ओपन करना है, नेट सर्फिंग करना है, फेसबुक चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है, कुछ भी जो चीज आप कंप्यूटर सिस्टम में परफॉर्म कराना चाहते हैं, वो काम आप एक बार में एक ही बारी बारी से करा सकते थे। अब सपोज कीजिए यहाँ पर ये जो आपका स्पेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम कितना स्पेस ऑक्युपाई कर लिया? 500 MB। तो 1024 MB में से अगर आप 500 MB को घटा दीजिए तो अवेलेबल स्पेस आपके पास कितना बचा? 524 MB का आपके पास स्पेस क्या है? फ्री है। सुन पा रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब 524 MB आपके पास यहाँ पर बचा। अब 524 MB में मैं क्या करूंगा, एक बार में एक ही काम को परफॉर्म कराऊंगा। इट मीन्स कि यहाँ पर अगर एक बार में काम होगा तो ये पूरे पार्ट में नोटपैड ही ऑक्युपाई करके बैठेगा इस जगह को। ठीक, जब ये काम एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ से, जब इसका काम खत्म हो जाएगा, तब मैं क्या करूंगा, तब यहाँ से दूसरा प्रोसेस लोड करूंगा। तो जब इसका काम यहाँ से खत्म हो जाएगा तो यहाँ से भी ये खत्म हो जाएगा, तब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दूसरा प्रोसेस लोड करूंगा, फिर ये दूसरा प्रोसेस यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, फिर ये खत्म होगा, तब यहाँ से मेमोरी से ये भी खत्म हो जाएगा, तब मैं क्या करूंगा, तीसरा प्रोसेस लोड करूंगा। ठीक, अब यहाँ पर समझिए दिक्कत क्या होने वाली है कि सीरियल प्रोसेसिंग में हम एक बार में मेमोरी के अंदर एक ही प्रोसेस लोड कर सकते थे और उसी के ऊपर हमारा काम परफॉर्म हो सकता था। ठीक है, जैसे देखिए अगर नोटपैड बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। हमारे पास 500 MB 524 MB यहाँ पर बचा हुआ है। अगर नोटपैड कितना MB लेता है? 100 MB लेता है जगह। ठीक, तो हमारा कितना MB ऑक्युपाई होगा नोटपैड के लिए? 100 MB। और बचा हुआ हमारे पास कितना स्पेस बचेगा? 424 MB मेरा क्या चला जाएगा? व्यर्थ चला जाएगा। ठीक है, जिसका मैं यूज नहीं कर सकता। ठीक, अब ये नोटपैड जब मेमोरी में लोड होगा तब ये किसके पास जाएगा? प्रोसेसर के पास जाएगा, और प्रोसेसर के पास जाके इसके ऊपर क्या होगा? प्रोसेसिंग का काम होगा। अब प्रोसेसिंग होने के बाद अब ये मेमोरी से खाली होगा, जब इसका काम कंप्लीट हो जाएगा तो तब फिर क्या होगा, यहाँ से भी मेमोरी से इसको खाली करना होगा, तब फिर मैं क्या करूंगा, दूसरा प्रोसेस यहाँ पर लोड करूंगा। ठीक, फिर जब यहाँ पर दूसरा प्रोसेस लोड हो जाएगा तो हो सकता है ये जो MP3 प्लेयर था ये कितना साइज का था? 200 MB का। तो अब यहाँ पर मेमोरी कितना ऑक्युपाई होगा? 524 MB में से 200 MB मेमोरी ऑक्युपाई होगा, फिर भी मेरा 324 MB क्या हो जाएगा? बर्बाद होगा यहाँ पर। ठीक, फिर जब यहाँ पर लोड होगा तब फिर मैं इसको प्रोसेसर के पास भेजूंगा, फिर उसके ऊपर काम आपका परफॉर्म होगा। काम कंप्लीट होने के बाद इसको हम लोग प्रोसेसर से खाली करेंगे, जब यहाँ से जब इसका काम खाली हो जाएगा तब हम लोग मेमोरी से भी खाली करेंगे। खाली करने के बाद फिर दूसरे प्रोसेस को यहाँ पर लोड करेंगे। तो आप खुद एज्यूम कीजिए कि जब एक बार में हम लोग यहाँ पर एक ही प्रोसेस को लोड कर पा रहे हैं तो आपका वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो रहा है। ठीक, ये कब होता था? सीरियल प्रोसेसिंग। आप एक बार में एक ही प्रोसेस को यहाँ लोड कर सकते थे, उसके बाद आप एक बार में यहाँ पर रन कराते, फिर जब उसका काम कंप्लीट हो जाता तब आप यहाँ पर क्या करते? दूसरे प्रोसेस को लोड करते। तो ये लोड और अनलोड करने में जो आपका समय व्यर्थ हो रहा है, CPU जो आपका आइडल बैठा रह रहा है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। अब CPU आइडल कैसे बैठा रहता है? ठीक, CPU खाली कैसे बैठा है? जैसे अगर यहाँ से मैंने MP3 प्लेयर को क्या किया? लोड किया, तो MP3 प्लेयर आपका क्या हुआ? यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोसेसर के पास। सपोज कीजिए इसको 5 मिनट लगा एग्जीक्यूट होने में। ठीक, एग्जीक्यूट होने के बाद ये क्या हो गया? यहाँ से खाली हो गया, तो मैंने मिटा दिया 5 मिनट के बाद। ठीक, अब 5 मिनट के बाद इसका तो टाइम चल रहा है, प्रोसेसर तो खाली बैठा हुआ है। अब 6ठे मिनट पे क्या हो रहा है? यहाँ से खाली किया जा रहा है। 7वें मिनट पे क्या हो रहा है? दूसरे काम को मैं लोड कर रहा हूँ। ठीक, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ, तब तक यहाँ पर क्या हो गया?
टाइम तो चलता रहेगा, 10 मिनट हो गया, तो 5 मिनट उसको लगा था MP3 प्लेयर को एग्जीक्यूट कराने में, और 5 मिनट प्रोसेसर को क्या लगा, आइडल बैठा रहने में। वो वेट कर रहा है जब तक दूसरा प्रोसेस नहीं आएगा, तब तक उसको वो एग्जीक्यूट कैसे कराएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि यहाँ पर CPU आपका आइडल बैठा रहता था, हम लोग रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते थे, मेमोरी में जगह रहने के बावजूद भी हम लोग मेमोरी का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते थे। तो इस प्रॉब्लम से हम लोग किसके तरफ मूव किए, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के तरफ। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा तो ले लीजिए। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट लेके ऐसे ग्रुप में भी डाल दूंगा, रुकिए मैं भी ले लेता हूँ। ऋचा मैम का कितने बजे से क्लास है? बारह 15 से सर। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हुआ कि यहाँ पर जॉब 1 कोई एक काम है आपका, ठीक है, यहाँ पर कोई जॉब 2 है, यहाँ पर कोई जॉब 3 है। जॉब का मतलब क्या हो गया, जो काम आपको परफॉर्म कराना है। ठीक है, यहाँ पर कोई जॉब 4 है, यहाँ पर कोई जॉब 5 है। ठीक, तो जो हमारे पास अवेलेबल जॉब होते थे, तो उसमें कौन बीच में एंटर करता था, एक्सटर्नल यूजर। ठीक, अब एक्सटर्नल यूजर क्या करता था, इनका बैचेज बनाता था। जैसे जॉब 1 और जॉब 3 आपका कोई एक तरह का था, तो इसका क्या बना लिया गया, एक बैच। ठीक, जॉब 2 और सर। जॉब 5। हाँ सर बताइए, बोलिए बोलिए। बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सुन पा रहा हूं मैं, बोलिए। एडमिट करना है? चलिए, देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। देखिए, अब यहाँ पर क्या हो गया, एक बैच ये बना, दूसरा बैच ये बना, और चौथा क्या था, अकेला था। तो इसका एक बैच क्या बना, यहाँ पर बैच 3। ठीक, अब ये बैचेज आपके कहाँ पे जाएंगे, अब ये सारे बैचेज आपके कहाँ पे जाएंगे, रैम CPU के पास। रैम में नहीं जाएगा। रैम में जाएगा, तो ये आपका पार्ट कहाँ पे है, ये बैच प्रोसेसिंग में भी आपका क्या होता था, सीरियली होता था। अगर आप रैम को समझिए, तो रैम में भी आप देख सकते हैं इस तरीके से।
अगर आप रैम में बनाइए तो यहाँ पर रैम में क्या होगा, रैम ये आपका क्या होगा ओएस, और यहाँ पर क्या लोड होगा बैच 1, तब वो किसके पास जाएगा प्रोसेस सीपीयू के पास। ठीक है, तो यहाँ भी क्या था, आपका सीरियल प्रोसेसिंग होता था, मल्टीपल जॉब का एक बैच बनता था, मगर वो बैच भी आपका कैसे एग्जीक्यूट होता था सीरियली। इट मीन्स कि पहले जॉब 1 और जॉब 3 का काम हो जाएगा क्योंकि ये बैच 1 में थे, ठीक, और उसके बाद क्या होगा आपका, तब दूसरा बैच लोड होगा। इट मीन्स कि यहाँ पर अभी भी आप एक समय में मेमोरी में एक ही टास्क को लोड कर सकते थे, आपको ये एबिलिटी नहीं दी गई कि आप मोर देन 1 टास्क मेमोरी में ऑक्युपाई करवा सके। ये कॉन्सेप्ट कब आया, जब मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आया। मल्टी प्रोग्रामिंग आपको ये एबिलिटी दिया कि आप एक बार में एक से ज्यादा टास्क को मेमोरी में लोड करा सकते हैं, मगर उसका एग्जीक्यूशन भी क्या होगा, सिक्वेंशियल ही होगा। तो यहाँ पर बेनिफिट क्या हो गया, देखिए कि जॉब 1 और जॉब 3 के काम में सिमिलैरिटीज थी, तो अगर दोनों को कीबोर्ड की रिक्वायरमेंट थी तो कीबोर्ड क्या हो गया, दोनों रिसोर्सेज को कीबोर्ड एक बार में ही मिला। ठीक, तो जो मैंने एग्जांपल आपको बताया था रुपेश सर वाला, कि अगर यूनिफॉर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको बुक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फीस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो 4 रजिस्टर अगर मैं अलग अलग मेंटेन कर रहा हूँ एक ही स्टूडेंट के लिए, तो वहां पर क्या होगा, टास्क बहुत डिफिकल्ट होगा। एक स्टूडेंट आए, उनका मैं कभी ये फी का रजिस्टर उलट रहा हूँ, कभी मैं बुक का रजिस्टर उलट रहा हूँ, कभी मैं यूनिफॉर्म का रजिस्टर उलट रहा हूँ। तो इसमें दिक्कत क्या थी कि मुझे बार बार इंटरेक्ट करना पड़ रहा था डिफरेंट रजिस्टर से, मगर मैंने जाके अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई जिसका भी फीस से रिलेटेड इशू है वो एक बार आए, तो मैं एग्जीक्यूट तो करूंगा कैसे, बारी बारी से ही, मगर मुझे रजिस्टर से एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर पे मूव करने में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था वो अब नहीं करना पड़ेगा। तो वो चीज पॉसिबल कब होगा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से। मगर बैच को बनाएगा कौन, एक यूजर बनाएगा, एक्सटर्नल यूजर, क्योंकि एक्सटर्नल यूजर देखेगा कि भाई किस किस का मुझे सिमिलर काम बताना है, किस किस का सिमिलर एक्टिविटी है, उसको एक साथ करना है। ठीक है, जैसे आपका डाकघर में आता है तो पोस्टमैन अलग अलग पिन कोड से आपके पास क्या आते हैं, वहां पर डाक आते हैं, तो वहां पर फिर क्या होता है, फिल्टराइजेशन होता है। अगर कोई कंकड़बाग एरिया में पोस्टमैन जा रहा है तो भाई सारे जो भी डाक आपके आए हैं उसको फिल्टर किया जाता है कि भाई 8,20,000 का जो भी डाक है उसको एक जगह कर लो, ताकि पोस्टमैन उस एरिया में जाएगा और उस एरिया का जो भी काम होगा तो एक बार में करके चलाएगा। तो उससे क्या होगा, रिसोर्स का बेटर मैनेजमेंट होगा। अगर मैं एक जगह बैच नहीं बनाऊंगा तो क्या होगा, कभी मैं उस पोस्टमैन को कभी कंकड़बाग में भेज दूंगा, कभी तुरंत बोरिंग रोड में भेजूंगा, फिर तुरंत फिर कंकड़बाग बुलाऊंगा, फिर कभी कदम कुआं भेजूंगा। तो ये दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा कब, जब हम लोग सिमिलर टाइप ऑफ बैच नहीं बनाएंगे तब। मगर प्रोसेसिंग क्या होगी, बारी बारी से ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर कंकड़बाग एरिया में पोस्टमैन जा रहा है तो 5 लोगों का काम है तो 5 लोगों को एक बार में वो काम परफॉर्म कर देगा। 5 लोगों को काम जो वो परफॉर्म करेगा वो बारी बारी से ही करेगा, चाहे वो कंकड़बाग एरिया का हो, चाहे वो बोरिंग रोड या कदम कुआ एरिया का हो। ठीक है, तो प्रोसेसर आपका क्या करेगा, एग्जीक्यूशन बारी बारी से ही करेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में इस तरीके का काम आपका होता था। तो इसका आप, मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूं, अब आप स्क्रीन शेयर पे देखिए। ठीक है, मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं, अब हम लोग पॉइंट्स को वहां से डिस्कस करते हैं। क्योंकि टाइम आपका 10 मिनट बच रहा है। दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। देखिए, अब
ये जो काम है, अब इस चीज को समझिए, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे टाइप का मतलब क्या हो गया, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सबका काम तो वही है, इंटरफेस प्रोवाइड करना यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में, मगर अब डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट किस तरह की है, हम किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रीफर करें। तो मार्केट में हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है। आवाज नहीं आ रहा है सर। आवाज नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। आ रहा है सर, सही से आ रहा है। किसी को नहीं जा रही आवाज? सर आ रही है, क्लियर है। सर। आ रही है सर, क्लियर कुछ है। नहीं पता चल रहा है सर आवाज। अच्छा चलिए ठीक है। देखिए अब सुनाई दे रही है आवाज सही से? हाँ सर क्लियर है। देखिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम तो बहुत सारे हैं, अब डिपेंड करता है कि हमें किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, उस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे। जैसे मार्केट में कूलिंग लेने के लिए आपका पंखा भी है, ठीक है, आपका टेबल फैन भी है, आपका पेडेस्टल फैन भी है, आपका सीलिंग फैन भी है, आपका कूलर भी है, आपका विंडो एसी भी है, आपका स्प्लिट एसी भी है, ठीक है, और आपका कैसेट एसी भी है जो आपके सीलिंग में लगता है, ठीक। सबसे काम क्या हो रहा है, हम लोग को हवा ही मिल रहा है, ठीक। हम लोग कूलिंग एबिलिटी को ही लेने के लिए परचेज करते हैं किसी भी फैन को या कूलर को या एसी। मानते हैं इस बात को? यस सर। अब डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक। अगर हमारा रिक्वायरमेंट पंखे से ही हो जाएगा तो हम लोग कूलर को क्यों प्रीफर करेंगे, ठीक। अगर मुझे रिक्वायरमेंट है कि नहीं, ये मैं बहुत हॉट एरिया में रह रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत आपका हाई रहता है, ठीक, या फिर आपका बोल सकते हैं डेजर्ट एरिया में है आप, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, तो वहाँ पे आप पंखे से काम नहीं चला सकते हैं, वहाँ पर आपको क्या करना होगा, एसी ही प्रीफर करना होगा। तो अब आपकी रिक्वायरमेंट जब वहाँ पर एसी की है, तब आप वहाँ पर एसी ही लगाएंगे, तभी आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाएगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, यूजर के ऊपर। ठीक उसी तरीके से जो ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में है, जो हम लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हम लोग कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये फीचर दिया गया कि अगर मुझे सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब का अगर बैच बना के एग्जीक्यूशन कराना है, तो मैं वहाँ पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेफर करूँगा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि जब आपका बिल जनरेट होता है, या फिर जब आपके एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट होती है, या फिर जब आपका टेलीफोन का बिल जनरेट होता है, डिस्पैच होता है, वैसे काम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। या फिर आपका सपोज कीजिए एमजीएम स्टूडेंट्स के जितने भी एमजीएम कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबका बिल जनरेट हो रहा है, ठीक है, फी जनरेट हो रहा है। तो वहाँ पर क्या होगा कि जो भी आपके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे उनका एक बार प्रोसेसिंग होगा, ठीक। फर्स्ट ईयर के होंगे, उनका एक बार प्रोसेसिंग करने से बेनिफिट क्या होगा कि मुझे सेशन बदलने की जरूरत नहीं होगी। जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में होंगे उन सब का सेशन क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। अगर मैं मिक्स्ड वे में करके स्टूडेंट का फी जनरेट करूंगा, तो मुझे क्या करना होगा, बार बार डेटा को चेंज करना होगा। अगर कोई सेकेंड ईयर का स्टूडेंट आ गया बीच में, तो मुझे सेशन उसका चेंज करना होगा। कोई थर्ड ईयर का स्टूडेंट आ गया तो फिर उसका सेशन चेंज करना होगा, ठीक है। एफिलिएशन कोड चेंज करना होगा, ठीक। उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन ईयर चेंज करना होगा सब में। तो बहुत सारे जो डेटा है वो क्या करना होंगे, चेंज करने होंगे। उसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि सब लोगों का जो सिमिलर बैच में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका मैं फी एक बार जनरेट करूँ, तो मैं क्या करूँगा, एक सिमिलर काम के लिए डिफरेंट स्टूडेंट का एक बैच बनाऊंगा, ठीक, और उस बैच को बारी बारी से क्या करूँगा, एग्जीक्यूट कराऊंगा। तो ऐसा करने से मेरे पास बेनिफिट क्या होगा कि मुझे बार बार एक डेटा से दूसरे डेटा पे मूव नहीं करना होगा, और मेरा समय क्या होगा, बचेगा। मानते हैं इस बात को? यस सर। जैसे अगर आपका टेलीफोन का बिल जनरेट हो रहा है,
तो अगर कंकरबाग एरिया का जनरेट हो रहा है तो कंकरबाग एड्रेस में क्या लिखाएगा? कंकरबाग कॉमन होगा सबके लिए, सर्किल नंबर कॉमन होगा, वार्ड नंबर कॉमन होगा, पिन कोड कॉमन होगा। ठीक, तो ऐसा करने से ये बेनिफिट है। तो जहां पर आपको बैचेज रन कराने हैं, सिमिलर टाइप्स ऑफ काम कराने हैं, वहां पर हम लोग किसको प्रीफर करते हैं? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब रियल टाइम में और समझ लीजिए इसको, ठीक है, रियल टाइम में इसको समझिए। जैसे बैंकिंग सिस्टम में हम लोग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आप अगर अगर आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कराने जाते हैं तो वो क्या करता है? पैसा आपका ले लेता है और आपको एक रसीद काट के दे देता है। मगर ऐसा नहीं होता है कि आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तुरंत आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। वो क्या बनाता है? बैच बनाता है। कैसे बैच बनाता है? वहां पर काउंटर के आगे जो कस्टमर्स खड़े होते हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज के लिए कस्टमर्स खड़े होते हैं। कोई पैसा डिपॉजिट करने के लिए खड़ा हुआ है, कोई पैसा विड्रॉ करने के लिए खड़ा हुआ है, कोई पासबुक अपडेट कराने के लिए खड़ा हुआ है, कोई आपका एनईएफटी करने के लिए खड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब जो इंटरनल जो वहां पर जो आपके ऑफिस वर्कर होते हैं वो क्या करते हैं? अगर 10 लोग लाइन में खड़े हुए हैं तो 5 लोग में उसमें से पैसा डिपॉजिट करने आए हैं, तो उनका वो क्या बनाता है? एक बैच बनाता है। बैच कैसे बनाता है? वो रसीद जो भी है उसको एक जगह इंटरनली रखता है और फिर वो क्या करता है? बारी बारी से एग्जीक्यूट कराता है। ठीक, बारी बारी से एग्जीक्यूट कराने से उसको क्या बेनिफिट होता है कि वो भी जो भी एंट्री करता है उसके सिस्टम पे सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं, उसको उस सॉफ्टवेयर में लॉगिन करना होता है। तो अब वो क्या करेगा? डिपॉजिट वाला एप्लीकेशन ओपन करेगा और एक बार ओपन करेगा तो क्या करेगा? 5 लोगों की एंट्री कर देगा। अगर ये काम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पर नहीं यूज होता तब वो क्या करता? जैसे जैसे यूजर आए थे कभी वो डिपॉजिट वाला एप्लीकेशन खोलता, उसमें एंट्री करता, कभी विड्रॉ वाला एप्लीकेशन खोलता, उसमें एंट्री करता, कभी एनईएफटी वाला एप्लीकेशन खोलता, उसमें एंट्री करता। तो उसको क्या करना पड़ता है? बार बार नेविगेट करना पड़ता है एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पे। ठीक, अगर 5 यूजर डिपॉजिट करने वाले आए हुए थे तो वो 5 बार डिपॉजिट वाले एप्लीकेशन पे जाता। मगर अगर बैच बनाएगा तो वो क्या होगा? एक ही बार एप्लीकेशन खोलेगा और 5 लोगों की एंट्री वो एक समय में कर लेगा। तो इससे काम आपका क्या होगा? फास्ट होगा, एफिशिएंट होगा, यस सर। होगा या नहीं? आप ही बताइए। ठीक, तो अब डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि जहां हमें रिक्वायरमेंट होगी कि मुझे कॉमन काम को एग्जीक्यूट कराना है तो वहां पर हम लोग कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रीफर करेंगे? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, ताकि सिमिलर काम्स का हम लोग क्या करें? बैच बना सके। मगर जो भी बैच बनेगा वो प्रोसेसर के पास कैसे होगा? एग्जीक्यूट बारी बारी से ही होगा, एक एक करके ही होगा। क्यों? क्योंकि प्रोसेसर मेरा एक है। अगर मेरे लैपटॉप के अंदर 2 प्रोसेसर होते, ठीक है, तब मैं 2 प्रोसेस को सेम समय में एग्जीक्यूट करा सकता था। ठीक, मगर प्रोसेसर चूंकि एक ही है तो मल्टीपल काम मेरे पास है, मगर उसका भी एग्जीक्यूशन मैं क्या करूंगा? बारी बारी से ही करूंगा। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट जो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये आप लोग को दिख रहा है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वाला स्क्रीनशॉट? यस सर।